हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या किया था कि जीके जीएस और एक हिंदी की सीरीज शुरू की हुई थी एसएससी जीडी एग्ज़ाम को लेकर के, कि जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है उसमें हम लोग आपको हिंदी का और जो जीके का प्रीवियस ईयर रहा है 2022 का डेली एक एक सेट करवाएंगे। किसी रीजन की वजह से यहाँ पर 2 दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाए, आगे जो है रेगुलर मिलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर उसके पहले बता दें कि ये जो आज आपका पेपर है ये 11 जनवरी आपका फर्स्ट शिफ्ट का है, क्योंकि उस टाइम क्या था कि आपका एक दिन में जो है 4 शिफ्ट कंडक्ट करवाई जा रही थी। तो 4 शिफ्ट होती थी। 4 वीडियोज आपको ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, जो कि 10 आपके जनवरी के चारों शिफ्ट हैं। ये आपका 11 जनवरी का यहाँ पर पहला शिफ्ट होने वाला। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है कि सपोर्ट में वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला है कि 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली भारतीय नर्तक या नर्तकी निम्न में से कौन था। देखिए सबसे कम उम्र में अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन यही कई बार पूछते हैं कि सबसे कम उम्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली नर्तकी कौन थी, या इसी तरह पूछ लेते हैं कि सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली। तो इसका जो राइट आंसर है वो सोनल मानसिंह हो जाएगा। सोनल मानसिंह, जो कि अगर सोनल मानसिंह की बात करें कि इनका संबंध किससे, तो एक तो इनका ओडिसी नृत्य हो गया। ये इनका संबंध जो है 2 नृत्यों से, एक ओडिसी हो जाता है और एक होता है भरतनाट्यम। तो 2 से इनका संबंध है। भरतनाट्यम जैसा कि पता है तमिलनाडु का है, ओडिसी जो है उड़ीसा का। तो इतना यहाँ पर आपको पता होगा। उसके साथ साथ क्या है कि 1998 में इनको दिया गया था पद्म भूषण। तो इनका पद्म पुरस्कार पूछा गया सबसे कम उम्र में किसको मिला, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सोनल मानसिंह हो जाएगा। केलू चरण की अगर महापात्रा के बारे में ये पूछ लेते हैं कि ओडिशा का पहला व्यक्ति कौन था, यानी कि ओडिशा के प्रथम व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण मिला हुआ था। तो ओडिशा के जो प्रथम व्यक्ति थे जिनको पद्म विभूषण मिला, स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है। तो इसका फिर राइट आंसर हो जाता है केलूचरण महापात्रा। पंडित बिरजू महाराज को भी याद कर लेंगे। कालिका बिंदा दिन घराने से इनका संबंध है। अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 2 तारीख को पूछा गया था, अभी जो एग्जाम हुआ था उस दिन ये पूछा गया। तो किस घराने से, तो कालिका बिंदा दिन घराने से कथक नृत्य से संबंधित हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने करी हुई है। देखिए 2022 की बात करें तो जिसका आयोजन है वो किया गया था कतर के द्वारा। तो ऑप्शन 2 कतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइनल में जो टीम खेलने वाली रही हुई थी, एक तो आपकी फ्रांस रही हुई थी, और फ्रांस वर्सेस जो है आपका अर्जेंटीना हुआ था, यानी कि फ्रांस जो था अर्जेंटीना हुआ था। तो यहाँ पर अर्जेंटीना जो रही हुई थी वो विजय हुई थी और यहाँ पर फ्रांस हार गई थी। तो अर्जेंटीना विजेता रहा था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। फ्रांस जो थी उप विजेता रही हुई थी, और इसका जो होस्ट कंट्री था यानी कि मेजबानी की बात करें तो वो करी गई थी कतर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा। देखिए एसएससी जीडी के एग्जाम में कोई ज़्यादा लेवल हाई नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो काफ़ी नॉर्मल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें कि इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, तो वो CaCO3 होता है। ये क्या होता है, एक तरह से ये आपका चूना होता है। जो आपका चूना पत्थर जिसको बोलते हैं वो आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है CaCO3, ये आपका 4 नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यही आपसे अगर आपने बुझा हुआ चूना पूछ लिया जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो आपका हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस। तो ये हो जाता है बुझा हुआ चूना। और जो यहाँ पर आपका पूछा गया सूखा चूना, यानी कि आपसे पूछ लिया गया कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, वो आपका CaCO3 होता है, वो चूना पत्थर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सकरी पट्टी में स्थित छोर मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं जिनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, उनको क्या कहा जाता है। तो देखिए अगर इनकी बात करें तो ये जेट धाराएं होती हैं। जो जेट धाराएं होती हैं इनकी गति जो है गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो कि क्या होती है कि एक सकरी पट्टी में स्थित होती है क्षोभ मंडल से अत्यधिक ऊंचाई में। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव के द्वारा करी गई थी। देखिए शंकर देव की बात करें तो इन्होंने प्रतिपादन किया हुआ था सत्रिया नृत्य का, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिया है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सत्रिया नृत्य का प्रतिपादन किया हुआ था, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य होता है। भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं।
जिसमें कि सबसे अंतिम जो नृत्य शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया वो वर्ष 2000 में शामिल किया गया। वो भी नृत्य था यहाँ पर सत्रिया, और बाकी तो आपको नृत्य यहाँ पर पता ही है। मणिपुरी के गुरु की अगर बात करी जाए तो अगर आपसे कभी पूछे कि इसका प्रतिपादन किसने किया तो वो थे गुरु विपिन सिंह, यानी कि गुरु विपिन सिंह जो रहे हुए थे ये मणिपुरी नृत्य के थे। ऐसे ही आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी के लिए आपका देखिए आंध्र प्रदेश का होता है, ओडिसी आपका उड़ीसा का होता है, केलुचरण महापात्रा, ये सारी चीजें आप ऐसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है। देखिए विरासत के अधिकार की आप बात समझ रहे हैं। विरासत का अधिकार ये होता है कि जब हमारे घरों में या लोगों में होता है, उनके घरों में एक तरह से बंटवारा होता है तो वहां पर सबकी अपनी अपनी विरासत बंट जाती है और सबको क्या होता है कि वहां पर विरासत अपनी अपनी मिल जाती है, यानी कि विरासत को जो अधिकार होता है वो सभी को प्राप्त होता है अपने पूर्वजों से। तो इसमें फर्क किस चीज में पड़ता है ये आपसे पूछा गया। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका भूमि प्रदूषण है। अब विरासत के अधिकार से कोई भूमि प्रदूषण नहीं होगा। दूसरा है भूमि विभाजन, ये आपका लॉजिक बना। देखिए भूमि विभाजन क्या है कि जब विरासत बढ़ती है, लोगों के बंटवारे होते हैं तो उनकी भूमि का विभाजन हो जाता है। बाकी भूमि की कमी भी हो जाती है, अनुपजाऊ भूमि का कोई भूमि की कमी होती है, लेकिन तब होती है जब विरासत का अधिकार भूमि विभाजन की ओर ले जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में भूमि की कमी होती है। तो ये भूमि का जो विभाजन है ये विरासत का अधिकार की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था। अगर सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें किसका रहा हुआ था तो आपसे अधिक पूछा है तो अधिक था ये पांडुचेरी का। अधिक अगर आपसे पूछा है कि सबसे अधिक किसका था तो यह पांडुचेरी का था। सबसे कम अगर आपसे पूछा जाता तो वो रहा हुआ था दमनदीव का। अब यही आपसे अगर लिंगानुपात राज्यों में पूछ लिया जाए केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर तो केरल का सबसे अधिक था, और अगर हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा का जो रहा हुआ था वो सबसे कम था। तो यहाँ पर केरल हरियाणा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए गांधी इरविन समझौता की बात करें तो आपका गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1930 में होता है, 1931 में होता है और 1932 में होता है। पहले वाले में गांधी जी नहीं गए थे, दूसरे वाले में गांधी जी नहीं गए थे, लेकिन जो भीमराव अंबेडकर थे, BR अंबेडकर, वो इन तीनों में शामिल हुए थे। तो कभी आपसे पूछ लें कि BR अंबेडकर कितने गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए तो वो तीनों में शामिल हुए। लंदन में इसका आयोजन हुआ था और पहला जो था पहले में गांधी जी नहीं जाते हैं, दूसरे में नहीं जाते हैं, और फिर जो होता है गांधी इरविन समझौता जिस पर हस्ताक्षर होते हैं 1931 में गांधी और इरविन के बीच समझौता किया जाता है, जिसके बाद 1932 का जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी ने भाग लिया हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे। देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करें 2022 तक तो वो थे धर्मेंद्र प्रधान, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केंद्रीय मंत्री थे। अनुराग ठाकुर की बात करें, अनुराग ठाकुर जो रहे हुए थे वो खेल मंत्री थे। किरण रिजिजू की बात करें तो ये थे कानून मंत्री, इनको भी याद रखेंगे, कानून मंत्री। आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो चुके हैं। मनसुख मंडाविया जो थे वो स्वास्थ्य मंत्री थे, मनसुख मंडाविया थे वो स्वास्थ्य मंत्री थे। तो आपको ये सारे मंत्री यहाँ पर देख लेने, इनसे फिर भी आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। नेक्स्ट है कि देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के रूप में क्या किया जाता है। देखिए देश के अगर राष्ट्रपति को हटाना होता है तो उस पर एक प्रक्रिया चलाई जाती है महाअभियोग, जो कि होती है अनुच्छेद 61 यानी कि आर्टिकल जो 61 के तहत महाअभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो आर्टिकल 61 यहाँ पर हो जाता है महाअभियोग, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू करी। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। दूसरी आती है 1956 से लेकर के 1961 तक चली थी। पहली जो थी तो पहली आपसे पूछा तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहली जो थी वो आधारित थी हेराल्ड डॉमर मॉडल आधारित, दूसरी थी वो थी महालनोबिस मॉडल आधारित। तो आपको याद रखना है दूसरी महालनोबिस मॉडल आधारित, और यहाँ पर जो पहली थी वो थी हेराल्ड डॉमर मॉडल आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यूनानी शासकों ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा हुआ था। देखिए मेगास्थनीज को जो भेजा गया था वो भेजा गया सेलुकस निकेटर के द्वारा, यानी सेलुकस जो निकेटर था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसने मेगास्थनीज को अपना दूत बना करके भेजा था। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक भी लिखी है इंडिका,
इसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया। तो कई बार ये डायरेक्ट पूछता कि आपसे पूछ देंगे कि इंडिका जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो मेगास्थनीज उसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट है, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो आपका राजस्व बजट होता है, जो कि आपके राजस्व व्यय से संबंधित और जो प्राप्तियां होती हैं उनसे संबंधित होता है, तो ये आपका राजस्व बजट कहलाता है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया हुआ था? देखिए अभी तो फिलहाल में आपके 2022 में 5 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, 2023 में 5 राज्यों के हुए, ये सारे के सारे आपको याद रखना है। बाकी आपको यहाँ पर बता दें, जो मेघालय के राज्यपाल बने हुए थे वो बने थे BD मिश्रा, यानी कि ऑप्शन जो 2 है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब किस शहर में स्थित है? देखिए मोहन बागान अगर एथलेटिक्स क्लब की बात करें तो ये शामिल है आपके कोलकाता में। कई बार जब ISL की बात होती है, ISL आपका इंडियन सुपर लीग होता है जो कि संबंधित होता है फुटबॉल के खेल से। पहला संस्करण इसका 2014 में खेला गया था। तो यहाँ पर अगर बात करें कि ये मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब है वो किस शहर में आता है, तो कोलकाता, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? देखिए थायमिन की बात करें तो विटामिन जो आपका B1 होता है इसको बोलते हैं थायमिन के नाम से इसको जाना जाता है। विटामिन C आपका हो जाता है तो स्कार्बिक एसिड आपका होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इनके अपने अलग अलग नाम होते हैं। नेक्स्ट जैसे आपका विटामिन A रेटिनॉल होता है, तो इस तरह से इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग कर लें। बाकी हर अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहां से जाइए और आप लोग जुड़ जाइए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतिम अनुच्छेद की संख्या दी गई है, इनमें से कौन है? देखिए अंतिम अनुच्छेद की बात करें तो जो आपका अंतिम अनुच्छेद मूल संविधान था उसमें अनुच्छेद थे 395 यानी 395। तो ऑप्शन में आपको देखिए 395 दे दिया, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आपके फिलहाल जो अनुच्छेदों की संख्या है वो बढ़ भी गई है। नेक्स्ट एक आसान से क्वेश्चन फिर आता है कि जो चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल कौन सा था? देखिए चीनी आपका उद्योग हो या फिर आपका गुड़ बनाने का उद्योग हो, सभी के लिए जरूरत पड़ती है गन्ने की खेती की। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर गन्ना राइट आंसर हो जाएगा। इसके उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का और दूसरा आता है महाराष्ट्र का। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि गन्ना उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की कई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी, ये किस क्रांति से जुड़ी हुई है? तो देखिए आपकी शहद वगैरह जो क्रांति है इनका संबंध है मिष्ठान क्रांति से। आपका मिष्ठान क्रांति हो जाए, जैसे हरित क्रांति अगर आपसे पूछा जाए तो वो खेती किसानी से आपके संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड पूछा जाए तो उसका जो संबंध है वो दुग्ध क्रांति से है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट आपका आ चुका है यहाँ पर, जो कि पूछा गया है यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत में गुजराती नववर्ष को किस रूप में मनाया जाता है? देखिए हर आपके राज्य के अलग अलग नववर्ष होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में रामनवमी होती है जिसको नववर्ष के रूप में देखते हैं। महाराष्ट्र के नववर्ष की बात करें तो ये होता है गुड़ी पड़वा, इसको बोलते हैं, जो कि महाराष्ट्र के नववर्ष के रूप में देखा जाता है। गुजराती आपको पूछा जाता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर वेस्तु वरस। जो वेस्तु वरस है ये गुजराती नववर्ष होता है। नवरोज की बात कर लें तो जो नवरोज होता है ये पारसी लोगों का नया त्यौहार होता है, पारसियों का नया त्यौहार होता है। तो इस तरह से यहाँ पर याद रखना। विशु जो होता है ये केरल का है। तो इस तरह से आपके नए वर्ष भी अलग अलग राज्यों के कौन कौन से होते हैं इन पर भी आपको ध्यान देना है। तो ये था आपका देखिए 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का ओवरऑल ये आपका 5वां वीडियो है जीके का। इसके बाद हिंदी का भी जो आपका प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि एक हिंदी और एक जीके आपको रेगुलर ही मिलता है। हो जब नहीं आएंगे तो दोनों नहीं आएंगे, नहीं तो दोनों ही करवाए जाएंगे। तो आपको बस पूरे समाप्त कर देना है। आपके एग्जाम की यहाँ पर 2 महीने है, लेकिन उन 2 महीने से पहले आपको क्या करना है कि सारे PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको निपटा डालने हैं कि आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से देख पाए। यहाँ पर आपको हर तरह के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, जिनके लिंक जो आपको है डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं।